हेलो, नमस्कार सभी को। अपने कृषि रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 7 पादपों के आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर आज अपने बोरोन, लोहा, मैग्नीज इनके क्या कार्य हैं पादपों के अंदर, और अगर इनकी कमी हो जाए तो क्या प्रभाव देखने को मिलता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है अपना बोरोन के कार्य। पौधों में कैल्शियम के अवशोषण व उपयोग में सहायक है जो बोरोन है। कैल्शियम होता है, कैल्शियम पौधों द्वारा लिया जाता है, पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो उसको ग्रहण करने में ये बोरोन सहायता करता है, उसका सहायक होता है। पौधों में कैल्शियम व पोटेशियम के अनुपातों को नियंत्रित करता है। दोनों के कैल्शियम और पोटेशियम का जो संतुलित अनुपात है उसको बनाए रखने में सहायक है। प्रोटीन निर्माण में सहायक है। कोशिका विभाजन, यानी कोशिका जब विभाजन होता है तो एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है, विभाजन। वह कार्टेक्स के विकास में सहायक है। यह पुष्प, फल, बीज निर्माण, परागन व प्रजनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। पुष्प लगना है, फल लगना है, बीज का निर्माण होना है फल के अंदर, परागन यानी कि जो जनन का एक भाग है परागन, प्रजनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है जो बोरोन है। पानी के अवशोषण एवं कोशिका में जल नियंत्रण में सहायता करता है। दलहन फसलों में राइजोबियम जो कि सहजीवी जीवाणु के लिए आवश्यक है। देखिए, दलहनी फसलों के अंदर जो गांठें बनती हैं, ग्रंथियां बनती हैं, वहाँ पे सहजीवी जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो उसके अंदर बोरोन सहायक है। पैक्टिन, एटीपी, डीएनए, आरएनए के संश्लेषण में सहायक है। अधिक मात्रा में ग्रहण करने पर पौधों की मृत्यु हो सकती है। बोरोन की अधिक मात्रा अगर पौधों को दे दी जाए या ग्रहण कर ली जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। विभाजोत्तिकी ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। फलीदार पौधों द्वारा नत्रजन स्थिरीकरण में सहायक है। इंसोसिटोल संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद है लोहे के कार्य। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, यद्यपि आयरन क्लोरोफिल का अंग नहीं है। क्लोरोफिल जो कि पत्तियों को हरे रंग में रखने में सहायता होती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण में सहायता मिलती है। तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक है लोहा उसके अंदर आवश्यक तत्व है, यद्यपि आयरन क्लोरोफिल का अंग नहीं है। आयरन पौधों द्वारा नाइट्रोजन के पोषण और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। पौधों में नाइट्रेट का अवकरण करता है। आयरन पौधों द्वारा, यानी कि जो आयरन है, लोहा है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन के पोषण और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। नाइट्रोजन को शोषण करना है उनका पोषण के लिए, और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। पौधों में नाइट्रेट का अवकरण करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के अंदर अवकरण करवाता है। आयरन पादप कोशों में होने वाले ऑक्सीकरण अवकरण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह सोयाबीन में मोलिडिनम को, जो एक नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम में प्रोस्थेटिक समूह का कार्य करता है, प्रतिस्थापन कर सकता है। यानी कि ये जो मोलिडिनम है, मोलिडिनम को प्रतिस्थापित कर देता है। लोहा है, जो लोहा तत्व है वो मोलिडिनम को प्रतिस्थापित कर देता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, सोयाबीन के अंदर। यह कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। यह बहुत से ऑक्सीकारी एंजाइम्स जैसे कैटालेज, पेरोक्सीडेज एवं साइटोक्रोम बी और सी का संगठक होता है, यानी कि उसके अंदर ये मिला हुआ होता है। सभी एंजाइम जो नाम दे रखे हैं इनके अंदर ये लोहा तत्व है वो मिला हुआ होता है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। श्वसन की जो क्रिया होती है, श्वसन क्रिया में कोई भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो उस ऑक्सीजन को लेके जाने के अंदर, उसके वाहन के अंदर ये सहायक होता है लोहा।
अधिकांश आयरन क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित रहता है। इसके अभाव में क्लोरोप्लास्ट का स्वरूप ही बदल जाता है। उसके बाद है मैग्नीज के कार्य। मैग्नीज भी क्लोरोफिल निर्माण में सहायक होता है। जैसे लोहा क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है, वैसे मैग्नीज भी यह आर्जिनेस, सिस्टीन, डीसल्फाइड्रेस, हेक्साकाइनेस, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियस आदि को सक्रिय बनाता है, जो कि पौधों में नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म तथा केबर चक्र की क्रियाओं में सहायक होता है। यह नाइट्रोजन के स्वांगीकरण में सहायक है। यह ऑक्सीकरण अवकरण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। मैग्नीज की कमी से फसलों में अपकृत शर्कराओं तथा सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। यह भी देखा गया है कि जब मैग्नीज की मात्रा अधिक मिलती है तो गन्ने में शर्कराओं शुद्धता अधिक होती है। मैग्नीज क्लोरोप्लास्ट का एक प्रमुख अवयव है और उन क्रियाओं में भाग लेता है जिनमें ऑक्सीजन मिलती है। अब देखते हैं इन तीन तत्वों की कमी के क्या प्रभाव पौधों पर देखने को मिलते हैं। पहले अपने बोरॉन की कमी के लक्षण। कलिका जो उसका होता है, कलिका का रंग हल्का हरा हो जाता है तथा आधार पर पीला पाया जाता है। गोभी के फूल का आकार अनियमित, छोटा व फल पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं। दलहनी फसलों में जड़ों की ग्रंथियों में वृद्धि रुक जाती है। कुछ पौधों में तने फट जाते हैं। जड़ वाली फसलों में काले धब्बे या बीच वाले भाग में पट्टियां बन जाती है और अधिक कमी अगर हो जाती है तो उन भागों की मृत्यु हो जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक कमी हो गई है। उसके बाद है अपने पास लोहे की कमी के लक्षण। पौधों की नई ऊपरी पत्तियां पहले पीली पड़ती हैं। पत्तियों के किनारे बहुत समय तक हरे बने रहते हैं तथा नसें हरी बनी रहती हैं। तना छोटा हो जाता है। नई कलिकाएं जो होती हैं, नई कलिकाएं जो निकलती हैं वो मुरझाई नजर आती हैं। उसके बाद है मैग्नीज। नई ऊपरी पत्तियों की नसों के बीच क्लोरोसिस अत्यंत कमी में पत्तियों का हल्का रंग सफेद हो जाता है। पत्तियों पर मृत उत्तियों के धब्बे बन जाते हैं। जई पर बहुत ही शीघ्र कमी के लक्षण आते हैं। पत्तियों की नसें हरी बनी रहती हैं। और कुछ और भी अपने को तत्व दे रखे हैं, वो सीधे आप बुक में से सीधा देख लेना। जैसे मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है और सोडियम वगैरह है। ये 3-4 तत्व और बचे हैं, इनको आप सीधा बुक में से पढ़ लेना है, उसको लर्न कर लेना। जो मुख्य थे वो अपने पीछे की वीडियो के अंदर हो चुके हैं। जो मुख्य प्रश्नों की पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो होते हैं वो जैसे मुख्य तत्व हैं, उसके बाद द्वितीयक है और कुछ सूक्ष्म होंगे, तो उनके बारे में अपने अध्ययन कर चुके हैं। इनमें से बहुत ही कम चांस होते हैं प्रश्न पूछने के, फिर भी आप इनको एक बार जरूर इनको पढ़ना और आगे कुछ 2-4 बचे हुए हैं उनको भी साथ ही साथ पढ़ते रहना। उनके क्या क्या कार्य हैं पादपों के अंदर और क्या उसके बाद उस कमी के लक्षण हैं। इसके बाद अपना नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि पोषक तत्वों के पादप द्वारा अधिग्रहण की क्रियाविधि। यानी कि जो तत्व अभी अपने पढ़े, जिनके बारे में अध्ययन किया, वो पौधों द्वारा किस तरीके से ग्रहण किए जाते हैं। पहले क्या कुछ उसमें होता है मृदा के अंदर, कैसे वो मिलते हैं, कैसे वो जड़ों तक पहुँचते हैं, जड़ों से तनों तक पहुँचते हैं, तनों से फिर ऊपर पत्तियों तक, फूलों तक, फलों तक पहुँचते हैं। तो ये सभी जो तत्व हैं, इनकी जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो पूरी क्रियाविधि है, उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे कि जो तत्व अपने पौधों को दिए जाते हैं, जब पौधों द्वारा किस तरीके से, किस क्रियाविधि से वो ग्रहण किए जाते हैं। तो सामान्यतः सभी पादप जड़ों द्वारा मृदा से पोषक तत्व अधिग्रहण करते हैं। यानी कि जड़ों के द्वारा ही लगभग सभी प्रकार के जो तत्व है वो ग्रहण किए जाते हैं। पादप अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल एवं खनिज तत्वों का अवशोषण की क्रियाविधि निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। यानी करता तो ये जड़ों के द्वारा है, कोई भी पादप है वो जड़ों के माध्यम से जो तत्व है उनको ग्रहण करता है, लेकिन उनका क्या प्रोसेस है, उनकी क्या क्रियाविधि है, तो उसके अपने कुछ चरण दे रखे हैं अलग अलग। पहले दे रखा है मृदा ठोस कणों से विलयन प्रावस्था में आयनों का स्थानांतरण होता है। यानी कि जो ठोस तत्व होते हैं वो ठोस तत्व पहले विलयन के रूप में आते हैं, यानी कि विलयन अवस्था के अंदर आते हैं, जल के अंदर घुल जाते हैं।
तो उनका विलयन रूप बन जाता है। विलयन में आयनों का स्थानांतरण, यानी कि विलयन के अंदर वो चेंज हो जाते हैं। दूसरा है मृदा घोल से जड़ पृष्ठ तक आयनों का स्थानांतरण होता है। अब जो घोल बन गया है वो घोल पानी के अंदर जो घुले हुए हैं विलयन है वो पानी के आता है, जड़ों तक आता है, जड़ों तक आ जाता है, यानी कि अब वो जो आयन थे, जो तत्व थे, वो जड़ों तक पहुंच चुके हैं विलयन के माध्यम से, जल के माध्यम से, जल के अंदर घुलकर। उसके बाद जड़ के अंदर आयनों का प्रवेश होता है। अब जो जल के अंदर तत्व घुलकर जड़ों तक पहुंच गए हैं दूसरे स्टेप के अंदर, अब तीसरे में क्या होगा कि वो जड़ों द्वारा उनको अवशोषित किया जाएगा, उनको ग्रहण किया जाएगा, आयनों का उसके अंदर प्रवेश हो जाता है। उसके बाद चौथा है जड़ से तने एवं पत्तियों तक आयनों का स्थानांतरण होता है। अब जड़ों द्वारा उनको ग्रहण कर लिया गया तो जड़ों से तने के अंदर जाएगा, तनों से वो पत्तियों के अंदर चला जाएगा, जो भी तत्व है, जो भी जड़ों के द्वारा ग्रहण किया गया है तो वो पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से इसके 4 स्टेप हैं, 4 चरण हैं। पहले के अंदर जो ठोस तत्व हैं वो सबसे पहले विलयन रूप में चेंज होंगे, विलयन रूप में बदलेंगे, जल के अंदर घुलकर वो विलयन रूप में बदल जाएंगे। अब वो विलयन है जो जल है जिसके अंदर तत्व घुले हुए हैं, वो जल क्या होगा, जड़ों के पास आता है, जड़ों के तरफ आता है। और तीसरे स्टेप के अंदर जो जल के अंदर तत्व घुले हुए थे वो जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, जहाँ उनका प्रवेश हो जाता है। और जड़ों के अंदर जब प्रवेश हो जाता है तो जड़ों से वो तने के अंदर, तनों से फिर आगे पत्तियों के अंदर जो तत्व हैं वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद आके अब इन सभी 4 स्टेपों की अपने अलग अलग व्याख्या करेंगे, इनको विस्तार से अपने समझेंगे क्या कुछ इसके अंदर होता है, किस किस तरीके से कौन कौन से चरण आगे इसके अंदर आते हैं। जड़ों के लिए कैसे तत्व जो जल है वो पास में आता है, पर तने के अंदर वो किस तरीके से जाता है, फिर पत्तियों के अंदर वो कैसे पहुंचता है। तो इस तरीके से उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे अगली क्लास के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।